एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। और उसमें हम अति लघुत्तरीय वाले सेक्शन को देख रहे थे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में करीब करीब 10 प्रश्न जो हैं अति लघुत्तरीय से पूछे जाते हैं और आपको उसमें से 10 के 10 करने रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा। तो ये सारी शंकाएं आपकी इस यूट्यूब चैनल पर दूर की जा रही हैं। हमने करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लिए हैं जो आपके पेपर नंबर 1 में आने बिल्कुल तय है। 100% उसी में से आएगा। बस आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, बात करते हैं। हमने करीब करीब 13 क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से आप उन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा ही क्या है इतना लंबा वीडियो करने का। तो हम जो है करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप अच्छे से उन चीज़ों को याद भी कर पाएँ, समझ भी पाएँ और उनका जवाब आप आसानी से दे भी ले जाएँ। तो बात करते हैं आज 14 नंबर प्रश्न की, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में 13 प्रश्न कवर कर लिए थे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आत्महत्या के कारण बताइए। तो दुर्खीम के अनुसार अगर हम देखें तो आत्महत्या के प्रमुख निम्न कारण है, निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, मनोव्याधिकीय अवस्थाएं एवं आत्महत्या। क्या होता है मनोव्याधिकीय अवस्थाएं में, क्या करता है आदमी, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या के मनोव्याधिकीय कारकों में दुर्खीम, पागलपन, आत्मोन्मादन, स्नायु दुर्बलता एवं मदपान आदि को सम्मिलित करते हैं। मतलब जो आदमी बुद्धि खराब हो जाती है, जो पागल हो जाता है, आत्मोन्मोदन मतलब उबन होने लगती है, स्नायु दुर्बलता हो जाती है मतलब अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, समझता है यही सब कुछ खत्म हो गया है। या जो मदपान मतलब जो दारू वगैरह या नशे वाली चीज़ों की, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, दारू हो गया, इन सारी चीज़ों का अगर वो प्रयोग कर रहा है तो वो क्या कर जाएगा, वो अपने आप को आत्महत्या कर लेगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर कि मनोजैविकीय कारण एवं आत्महत्या। मनोजैविकीय कारण में भी आदमी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या के इन कारणों में मानसिक व्याधियों के अतिरिक्त कुछ सामान्य मानसिक अवस्थाएं जैसे प्रजातीय लक्षण, पैतृकता आदि को आत्महत्या का कारण माना है। मतलब इनके कहने का ये है कि कुछ तो मानसिक अवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ प्रजातीय लक्षण होते हैं। जैसे कोई अपने प्रजाति में पैदा होने से खुश नहीं होता है। कुछ पैतृक लक्षण होते हैं, पैतृकता होती है, जैसे माता पिता का मनोभाव बच्चे के अंदर आ जाता है, या वो वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो वो भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरा कारण उन्होंने बताया है भौगोलिक दशाएं एवं आत्महत्या। मतलब भौगोलिक दशाओं में भी आदमी आत्महत्या कर लेता है। कुछ विद्वान जो हैं वो क्या भौगोलिक दशाओं में भी आत्महत्या का कारण मानते हैं। जैसे आप जलवायु देख सकते हैं, कहीं कहीं की जलवायु ही ऐसी होती है कि वो उस जलवायु में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, फिर उनको सब कुछ बेकार लगने लगता है और वो धीरे धीरे लगता है कि हमारा जीना बेकार है। वो उस चीज़ में नहीं ढल पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने बताया मौसम में भी मनुष्य क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो मौसमों को झेल नहीं पाते हैं। जैसे कोई भी मौसम हो, आदमी अगर नहीं झेल पा रहा है, उसको उबन महसूस हो रही है, वो अपने आप को समझता है बेकार है, तो वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आदि को आत्महत्या का कारण मानते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 कारण देख लिए आत्महत्या के। आगे देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है आत्महत्या के प्रकार बताइए। आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको बताना है। तो दुर्खीम ने आत्महत्या के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आहवादी आत्महत्या। समाज में अतिशय वैयक्तिकता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है, या आहवादी आत्महत्या होती है। मतलब कह रहे हैं समाज में जो अतिशय वैयक्तिकता होती है कि स्थिति आत्महत्या की दर वृद्धि कर रही है। मतलब जो समाज में अतिशय वैयक्तिकता पाई जाती है, ये क्या कर रहा है, ये कारण बन रहा है कि समाज में जो है आत्महत्या की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और इसे ही हम आहवादी आत्महत्या कहते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि परार्थवादी आत्महत्या। इसमें क्या होता है, अत्यधिक सामाजिकरण की स्थिति को
में की जाने वाली आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या होती है। मतलब इनका कहना ये है कि अत्यधिक सामाजिकरण, जब आदमी क्या होता है कि समाज के रूल नियम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उसमें से वो एक को भी नहीं फॉलो कर पाता है और उसको सभी तरीक़ों से सभी तरफों से क्या किया जाता है, कोचा जाता है कि नहीं तुमने ये गलत किया, तो उसके एक मनोभाव बन जाता है और उसमें क्या कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। अगला लिखा है आदर्शहीन आत्महत्या, समाज में नियमहीनता एवं आकस्मिक परिवर्तन में निराशा की स्थिति में की गई आत्महत्या आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो समाज के नियम चल रहे थे वो या तो अचानक तोड़ दिए जाएं या आकस्मिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा समाज है जहाँ पहले सब कुछ आसानी से अच्छा चल रहा है, अब उसमें जस्ट तुरंत परिवर्तन हो जाए, कुछ एकदम नया सब कुछ होने लगे, तो जो पुराने व्यक्ति थे उनका जो माइंड सेट था वो एक फिक्स था ना कि यहाँ सब कुछ ऐसे चलेगा, अब वो सब कुछ बदल गया है तो वो क्या समझने लगते हैं, अरे अब हम बेकार हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, इस सब के कारण से वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसे आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर लिखा है घातक आत्महत्या, अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन इस आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कह रहे हैं जब किसी के ऊपर एक हद से ज़्यादा नियम लगा दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए। आदर्शवादिता मतलब वो आदर्श को नहीं फॉलो करना चाहता, किसी भी आपके आइडिया को नहीं फॉलो करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उसको आदर्शवादी बिना मन के बना रहे हैं, या उसके ऊपर कठोर से कठोर नियम लगा रहे हैं जो वो पालन करने में असक्षम है, तो वो क्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा और ये आत्महत्या का कारण बनेगा और इसे ही हम क्या घातक आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न देख ले रहे हैं, परार्थवादी आत्महत्या की अवधारणा उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे लिखा है इलियट और मैरिल के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समूह के बीच अत्यंत घनिष्ठ और निकट संबंध होता है। मतलब कह रहे हैं जब व्यक्ति और समूह दोनों के बीच में क्या बहुत ज़्यादा घनिष्ठ और बहुत ज़्यादा निकट संबंध होता है, इस प्रकार की आत्महत्याएं उस समाज में अधिक पाई जाती हैं जहां सामाजिक स्थिरता अधिक होती है। मतलब जो ये आत्महत्या की ये प्रकार है, जो आत्महत्या का ये प्रकार है, ये उस समाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जहां पर सामाजिक स्थिरता मतलब अधिक होती है। ठीक है, बात करें इस प्रकार की आत्महत्या उस समय सबसे अधिक होती है जहां समूहवाद की भावना प्रबल होती है। मतलब जहां पर कोई एक समूह हो, वो एकदम हावी हो, वो अपनी बात को मनवाता हो, वहां पर ये आत्महत्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। व्यक्तिवाद को महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पे पूरे समूह को लेकर के चला जाता है। समाज से भिन्न वह अपना अस्तित्व नहीं समझता है। मतलब कह रहे हैं कि जो समाज से भिन्न अपने आप को अपना अस्तित्व नहीं समझता, तो इस प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। देश के लिए मर मिटने वाले, युद्ध में शत्रु के साथ लड़ते हुए प्राण दे देने वाले समुदाय के लिए हर समय प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों की आत्महत्या इसी कोटि में आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है परार्थवादी में कौन कौन सी आत्महत्याएं आती हैं। जो लोग कोई युद्ध हो, देश के लिए हो, उसमें युद्ध में अपने आप को अपने मतलब लड़ते लड़ते अपना जान गंवा देते हो, जिसको वीर गति कहते हैं, वीर गति को जब प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा समूह है जिसके लिए लड़ने के लिए, कोई समुदाय है जिससे लड़ने के लिए, जिसको जिताने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, इस जो जान को कुर्बान कर देते हैं, इसी को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, 17वां नंबर देख लेते हैं। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है तो दुर्खीम में आत्महत्या सिद्धांत का अर्थ बताइए। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत बताया, उसका आपको अर्थ बताना है। तो दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सुसाइड में व्यक्त किया गया है। मतलब इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द सुसाइड, उसमें उन्होंने इन चीज़ों का उल्लेख किया है। दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक समस्या मानकर, उन्होंने क्या कहा है, इसको एक सामाजिक समस्या मानकर उस पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया है। उसको सामाजिक जो है क्या समस्या मान करके उस पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या किया है, विचार व्यक्त किया है। दुर्खीम समाज में आत्महत्या को प्रेरणा स्रोत मानता है।
उनका कहना ये है कि जो समाज में आत्महत्या है ये प्रेरणा से होता है। मतलब क्या होता है कि किसी न किसी से प्रेरणा लेकर के आदमी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। दुर्खीम के अनुसार समाज में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं। मतलब कह रहे हैं कि समाज में कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो मनुष्य को क्या कर देती हैं, आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देती हैं कि तुम आत्महत्या कर लो। यह सामूहिक शक्तियां सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। मतलब कह रही है जो सामूहिक शक्तियाँ होती हैं, जो शक्ति होती है, ये सामाजिक जीवन, जब आदमी किसी समाज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है उसी परिस्थिति में क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है दुर्खीम के आत्महत्या सिद्धांत की संक्षिप्त समालोचना कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है समाज शास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब तक की मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या को एक व्यक्तिगत तथ्य माना जाता था। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में जो दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत है या क्या है, इन्होंने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या दिया है, योगदान दिया है अपना। क्योंकि अभी तक जो है ये मान्यता थी कि मान्यताओं के अनुसार जो आत्महत्या होती थी इसे व्यक्तिगत तथ्य माना जाता था कि व्यक्ति को अपने आप ही वो कर लेता है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, बस मन में आया उसने आत्महत्या कर ली, पहले ये माना जाता था। लेकिन अब क्या माना जाता है, निराशा, मानसिकता, दुर्बलता, पैतृक दोष आदि व्यक्तिगत कारणों से ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता था। किंतु दुर्खीम ने तार्किक आधार पर इन कारकों की उपेक्षा करते हुए आत्महत्या के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना है। पहले क्या किया जाता था, माना जाता था कि आदमी निराशा के कारण या मानसिक दुर्बलता बुद्धि से कमज़ोर होने के कारण या कुछ पैतृक दोष होते थे जिनके कारण वो क्या कर लेता था, आत्महत्या कर लेता था, पहले ये माना जाता था। लेकिन दुर्खीम ने तर्क के ऊपर इन चीज़ों को क्या किया है, तर्क के आधार पर इन चीज़ों को गलत साबित किया है और उन्होंने बताया है, कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं और उनको महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। ठीक है। बात करें 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित में दुर्खीम ने क्या विचार दिए हैं। धर्म से संबंधित जो है, धर्म की उत्पत्ति से संबंध में दुर्खीम ने क्या अपने विचार बताए हैं वो देखना है यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दुर्खीम ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। दुर्खीम ने पहले मैक्स मूलर, टायलर तथा स्पेंसर जैसे विद्वानों ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दुर्खीम ने उपयुक्त विद्वानों द्वारा प्रतिपादित धर्म के सिद्धांत की आलोचना की है। मतलब कह रहे हैं कि पहले जो मैक्स मूलर थे, टायलर थे, स्पेंसर थे, ये जो वैज्ञानिक थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, धर्म संबंधित बहुत पहले ही अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। बाद में दुर्खीम ने उन सारी चीज़ों की आलोचना, मतलब उनका विरोध किया और इस संबंध में अपने नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस संबंध में जो है उन्होंने बाद में जब इन सारी चीज़ों की विरोध किया, उसके बाद में इन्होंने अपने अनुसार से उन चीज़ों के बारे में बताया। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के बारे में जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसकी दो विशेषताएं हैं। उसकी कौन कौन सी भी दो विशेषताएं हैं जो उन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है। पहला कौन सा है, धार्मिक विचार और धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति के सामूहिक जीवन के प्रतीक स्वरूप हैं। दूसरा उन्होंने बताया है विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट व्यक्तियों के जो सम्मेलन होते हैं उन्हें ही धार्मिक अनुभवों को स्रोत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप धर्म की उत्पत्ति होती है। यह किसने कहा है, तुर्खीम जी ने कहा है। ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है दुर्खीम के अनुसार धर्म को परिभाषित कीजिए। कि दुर्खीम ने जो है धर्म की क्या परिभाषा दी है, उनके हिसाब से इन चीज़ों को आपको बताना रहेगा। तो आगे देखते हैं, धर्म एक पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं क्रियाओं का एक संकलित व्यवस्था है। मतलब कह रहे हैं कि धर्म एक पवित्र वस्तु से संबंध रखता है अपना, और विश्वास करने वाले और क्रिया करने वालों पर एक क्या है, संकलित व्यवस्था है। विश्वास के ऊपर और क्रिया के ऊपर चलने वाली एक व्यवस्था है। वह है एक रखी जाने वाली एवं निषिद्ध वस्तुएं, विश्वास एवं क्रियाएं जो एक नैतिक समुदाय के अंदर संगठित हैं। ठीक है। एक चर्च कहलाती हैं। मतलब यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि एक रखी जाने वाली क्या, निषिद्ध वस्तु,
क्या निषिद्ध वस्तु, विश्वास एवं क्रियाएं जो एक नैतिक समुदाय के अंदर संगठित हैं एक चर्च कहलाती हैं। वे सभी जो उनमें भावना रखते हैं, वे सभी लोग जो उनमें भावना रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं। दूसरा तत्व जिसका इस प्रकार हमारी परिभाषा में स्थान है, प्रथम में कम आवश्यकता नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि प्रथम से कम आवश्यकता नहीं है। यह दिखाने से धर्म विचार चर्च के पृथकनीय नहीं है, चर्च से पृथकनीय नहीं है। यह इसे स्पष्ट कर देता है कि धर्म प्रमुख रूप से एक सामूहिक वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, इस परिभाषा में स्पष्ट होता है कि दुर्खीम धर्म को सामाजिक वस्तु मानता है। इस सामाजिक वस्तु का निर्माण व्यक्ति के विश्वासों, क्रियाओं और व्यवहारों के योग से होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, कहाँ थे, एक मिनट, होता है, मानता है इस सामाजिक वस्तु का निर्माण व्यक्ति के विश्वासों, क्रियाओं एवं व्यवहारों के योग से होता है। धर्म के आधार पर समूह के सभी सदस्य कुछ नैतिक आदर्शों द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। बात करें 21वें नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे लिखा है कि श्रम विभाजन के विभिन्न परिणामों को उल्लिखिए, मतलब जो इनके श्रम में विभाजित किए गए हैं, श्रम विभाजन के परिणाम बताइए कि इनको क्यों बांटा गया है। तो यहाँ पे इसके निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। पहला क्या दिया है कि प्रकार्यात्मक, स्वतंत्र एवं विश्लेषणीकरण, ये एक कारण हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया सभ्यता का विकास, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया है सामाजिक प्रगति। चौथा कारण बताया है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। पांचवा कारण बताया है नवीन समूहों की उत्पत्ति और अंतःनिर्भरता। और छठा नंबर बताया है व्यक्तिवादी विचारधारा। सातवां बताया है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। ठीक है, और आठवां कारण इन्होंने बताया है स्वयवी सामाजिक एकता। ये इसके इन्होंने 8 कारण बताए हैं। किसके बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो श्रम विभाजन के ये 8 कारण इन्होंने बताए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।